नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यूएपीए मामलों में जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का लिखित आधार देना होगा। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक डीसीबी 2024 के ड्राफ्ट पर फीडबैक देने के लिए हितधारकों ने और अधिक समय की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने साइबर अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली डिजिटल अरेस्ट संबंधी घटनाओं के खिलाफ चेतावनी जारी की। यूएनईपी ने स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाली पहल शुरू की। हिंद महासागर में वैश्विक शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति के बीच इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेंगू की नई वैक्सीन TAK-003 को प्री क्वालिफाई किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यूएपीए मामलों में जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का लिखित आधार देना होगा। आपको बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि गैर कानूनी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए मामले में प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अमान्य है। शीर्ष न्यायालय के अनुसार दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में लेने से पहले गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में विफल रही थी। खबर की शुरुआत में जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है। पंकज बंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में यह अनिवार्य किया गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताया जाना चाहिए। यह आदेश यूएपीए 1967 के तहत दर्ज मामलों पर भी लागू होता है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के तहत आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी का आधार अनिवार्य रूप से बताया जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(5) में भी गिरफ्तारी या हिरासत के आधार की जानकारी देने संबंधी प्रावधान को अनुलंघनीय बनाया गया है। इन प्रावधानों का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(1) इसके अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22(5) इसके अनुसार प्रिवेंटिव डिटेंशन के उपबंध के तहत जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा तब इस हिरासत का आदेश देने वाला प्राधिकारी हिरासत के आधारों के बारे में जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को सूचित करेगा। साथ ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इसके खिलाफ अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। गैर कानूनी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए 1967 के बारे में बात करें तो इसमें व्यक्तियों और संघों यानी एसोसिएशन की अधिसूचित गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने का प्रावधान किया गया है। धारा 43(b)(1) इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक यानी डीसीबी 2024 के ड्राफ्ट पर फीडबैक देने के लिए हितधारकों ने और अधिक समय की मांग की है। डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का लक्ष्य सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस यानी SSDEs और उनके एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस ADEs को विनियमित करना है। इससे इन संगठनों की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों यानी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोका जा सकेगा। यह विधेयक यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट एक्ट यानी DMA से प्रेरित है। DMA का उद्देश्य गूगल, फेसबुक और अमेजॉन जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को अंकुश लगाना है। चलिए सबसे पहले विधेयक के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है निवारक विनियमन एक्स एंटी रेगुलेशन। ये किसी संभावित प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधि को घटित होने से रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को आवश्यक पूर्व कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है कोर डिजिटल सेवाएं। ये ऐसी सेवाएं हैं जिनमें बाजार में प्रभुत्व या एकाधिकार की आशंका बनी रहती है। इन्हें अनुसूची 1 में उल्लिखित पूर्व निर्धारित सूची में शामिल किया गया है।
तीसरा है सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किसी उद्यम को SSDE के रूप में नामित कर सकता है यदि उस उद्यम की CDS बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। खबर में आगे बढ़ते हैं और SSDE के दायित्वों को समझते हैं। इन्हें अपने ऐसे एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेज के बारे में CCI को रिपोर्ट करनी होगी जो CDS के प्रावधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इसके अलावा SSDE को अपनी CDS में काम करने वाले बिजनेस यूजर्स के गोपनीय डेटा के आधार पर अपने उत्पादों या सेवाओं को प्राथमिकता देने से प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें एंड यूजर्स को किसी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, संचालित करने या उपयोग करने में बाधा डालने से भी प्रतिबंधित किया गया है। भारत के बाहर के उद्यमों को भी शामिल किया गया है। CCI के पास इस भावी कानून या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का अनुपालन न करने पर किसी विदेशी उद्यमों के खिलाफ जांच करने का अधिकार होगा। अंत में ये जानते हैं कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की आवश्यकता क्यों है। दरअसल प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का मौजूदा एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क डिजिटल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को उनके घटित होने के समय रोकने का प्रावधान नहीं करता है। एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क में किसी घटना के घटित होने के बाद कार्रवाई योग्य कदम उठाए जाते हैं। मौजूदा फ्रेमवर्क बड़ी डिजिटल कंपनियों के स्थायी प्रभुत्व या एकाधिकार को समाप्त करने में प्रभावी नहीं है। बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा अपने फायदे के लिए यूजर्स के डेटा का दुरुपयोग करने, अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देने जैसी प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह विधेयक डिजिटल इकोसिस्टम के व्यवस्थित और स्वस्थ विस्तार को बढ़ावा देगा। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली डिजिटल अरेस्ट संबंधी घटनाओं के खिलाफ चेतावनी जारी की। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से नागरिकों को डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने, जबरन वसूली करने और डिजिटल अरेस्ट करने में शामिल 1000 से अधिक स्काइप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। गौरतलब है कि इन अकाउंट्स के जरिए ही साइबर अपराधी स्वयं को पुलिसकर्मी, CBI अधिकारी, नारकोटिक्स विभाग, RBI आदि के कर्मचारी बताकर लोगों को अपना शिकार बनाते रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करें तो यह साइबर अपराध का एक नया रूप है। इसमें धोखेबाज कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर लक्षित लोगों को गुमराह करते हैं कि उनके आधार कार्ड, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक खाते का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। आइए अब साइबर क्राइम के बारे में समझ लेते हैं। इसका आशय कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क से जुड़ी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम देना है। इसके उदाहरण है कॉर्पोरेट डेटा की चोरी करना, सरकारी कंप्यूटरों को हैक करना आदि। भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2022 में साइबर क्राइम के तहत 65,893 मामले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़े 2021 में दर्ज किए गए 52,974 मामलों की तुलना में 24.4% की वृद्धि को दर्शाते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और साइबर क्राइम से निपटने में मौजूद चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देश में साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं का अभाव है। साथ ही कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी है। साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए गैर राज्य अभिकर्ताओं की भागीदारी एवं संगठित अपराध के जरिए साइबर क्राइम को अंजाम देना। इसके अलावा कनेक्टेड डिवाइस और इंटरनेट का अधिक लोगों तक पहुंचना तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नवीन तकनीकों का आना। गौरतलब है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में 880 मिलियन यूजर्स तक इंटरनेट पहुंच गया था। चलिए अब साइबर खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। इनमें से पहली पहल है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। यह देश में साइबर अपराध से निपटने से जुड़ी कार्रवाइयों का समन्वय करता है। यह साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस और म्यूल अकाउंट को ब्लॉक करने का कार्य करता है। इसके अलावा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी CERT इन साइबर हमलों से संबंधित घटनाओं पर त्वरित कदम उठाने वाली एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसके साथ ही जनता को साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है।
साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में सहायता प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर 1930 चालू किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। यूएनईपी ने स्वास्थ्य देखभाल परियोजना में पारा आधारित मापन यंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाली पहल शुरू की है। 134 मिलियन डॉलर की लागत वाली यह पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नेतृत्व में शुरू की गई है। सबसे पहले परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो पारा यानी मरकरी आधारित थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर के उपयोग को प्रतिवर्ष 20% की दर से कम करना और पारे के रिसाव को कम करना है। पारा युक्त चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करना है, साथ ही सटीक, किफायती और सुरक्षित पारा मुक्त विकल्प अपनाने को भी प्रोत्साहित करना है। इसके सदस्य देश अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा हैं। इसका वित्त पोषण वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF द्वारा वित्त पोषित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा। खबर में आगे बढ़ते हैं और पारे यानी मरकरी के बारे में समझते हैं। पारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक तत्व है। यह वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। ये एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये एक स्थायी जैव संचयी यानी बायो एक्यूमुलेटिव व विषाक्त प्रदूषक है। सभी मनुष्य किसी न किसी तरीके से अत्यल्प मात्रा में पारे का अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मछली के सेवन, प्रसाधन सामग्री के उपयोग आदि से पारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दैनिक या साप्ताहिक मिथाइल मरकरी या मरकरी के इंटेक के लिए सुरक्षित स्तर स्थापित किए हैं। इन स्तरों को सुरक्षित या स्वास्थ्य के लिए बड़े जोखिम से रहित माना जाता है। इसके स्रोत सोने की खदानें, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, ज्वालामुखी उद्गार आदि हैं। इसके प्रभावों की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, थायराइड, लीवर, फेफड़े, किडनी, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। मिनामाता रोग तंत्रिका संबंधी क्रॉनिक बीमारी है। यह रोग मिथाइल मरकरी के कारण होता है जो विविध औद्योगिक उपयोगों वाली भारी धातु है। पर्यावरण में मुक्त किए जाने पर यह पानी में जमा तलछट में निक्षेपित हो जाते हैं। इस तलछट में यह विषाक्त मिथाइल मरकरी में परिवर्तित हो जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। अंत में पारे पर मिनामाता अभिसमय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे 2013 में कुमामोटो जापान में अपनाया गया था और यह 2017 में लागू हुआ था। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसके उद्देश्य पारे की नई खदानों पर प्रतिबंध लगाना, पारे के मौजूदा खदानों में खनन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और कम करना है। साथ ही इस अभिसमय का नाम उस जापानी शहर मिनामाता के नाम पर रखा गया है जो 1950 के दशक में मिनामाता रोग का केंद्र बन गया था और भारत ने 2014 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। हिंद महासागर में वैश्विक शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति के बीच इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में उन वैश्विक शक्तियों की उपस्थिति और रुचि बढ़ती जा रही है जो इसकी तटवर्ती नहीं है। इससे इस क्षेत्र व इस क्षेत्र को कवर करने वाले संगठन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। IOR में हिंद महासागर के गैर तटवर्ती देशों की बढ़ती वैश्विक गतिविधियों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी सैन्य अड्डा मौजूद है। इसके अलावा रूस म्यांमार के साथ सैन्य अभ्यास के द्वारा अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है आदि। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और IOR में वैश्विक शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला कारण है समुद्री चोक पॉइंट्स। उदाहरण के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य और मलक्का जल डमरू मध्य ऊर्जा आदि के मुक्त व्यापार एवं निर्बाध आवाजाही के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। अगला है भू सामरिक प्रतिस्पर्धा। हिंद प्रशांत वैश्विक पटल पर एक एकीकृत समुद्री रण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसका कारण यह है कि हिंद प्रशांत में चीन और नियम आधारित व्यवस्था की वकालत करने वाले अन्य लोकतांत्रिक देशों के
हितों में टकराव पैदा हो रहा है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी पर निर्भरता, दुनिया की लगभग 1/3 आबादी आईओआर में रहती है। आईओआर के तटीय देश समुद्री संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। यह सतत आर्थिक विकास और आजीविका के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। आईओआर में चुनौतियों की बात करें तो चीन की ओर से समुद्री क्षेत्र में आक्रामकता प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा छोटे देश क्षेत्रीय शक्ति असंतुलन के कारण सुरक्षा के लिए बाह्य शक्तियों पर निर्भर है। ये चुनौतियां आईओआर के देशों के बीच घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग को भी बाधित करती है। इसके साथ ही समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद जैसे सुरक्षा मुद्दे फिर से उभर रहे हैं। आईओआरए की भूमिका की बात करें तो आईओआरए एकमात्र बहुपक्षीय समूह है जो संपूर्ण हिंद महासागर को कवर करता है। यह संगठन समावेशी कूटनीति के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसमें सदस्य देश अधिक बेहतर तरीके से अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भारत की क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास SAGAR पहल के साथ चीन के नेतृत्व वाले चीन हिंद महासागर क्षेत्र IOR फोरम का संभावित विकल्प हो सकता है। खबर के अंत में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के बारे में जान लेते हैं। इसका सचिवालय मॉरिशस में है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 1997 में स्थापित किया गया था। यह संगठन नेल्सन मंडेला के विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र IOR के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। सदस्यों की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र के 23 देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। विदेश मंत्रियों की परिषद COM इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है। संगठन ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों की पहचान की है, जो इस प्रकार हैं: शैक्षणिक जगत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मात्स्यिकी प्रबंधन, पर्यटन व सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा जोखिम प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और रक्षा तथा व्यापार एवं निवेश सुविधा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंद प्रशांत पर IORA का आउटलुक भारत द्वारा प्रस्तावित एक सर्वसम्मति आधारित दस्तावेज है। इसे 2022 में अपनाया गया था। यह दस्तावेज 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCLOS तथा अन्य प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधियों का पालन करने की सिफारिश करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने डेंगू की नई वैक्सीन TAK-003 को प्री क्वालिफाई किया। TAK-003 वैक्सीन जापान की फार्मा कंपनी टेकेडा ने विकसित की है। यह एक प्रकार की लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। इस वैक्सीन को डेंगू बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस के 4 सीरोटाइप्स के दुर्बल संस्करण से तैयार किया गया है। सबसे पहले डेंगू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लक्षणों में तेज बुखार, तेज सर दर्द, आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आदि शामिल हैं और गंभीर मामलों में इससे मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू वायरस के अलग अलग उपभेद हैं डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। इसके रोग वाहक या वेक्टर संक्रमित मादा मच्छर मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी हैं। यूरोप में एडीज एल्बोपिक्टस द्वारा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। यह संक्रमित गर्भवती माता से उसके बच्चे में रक्त उत्पादों से, अंगदान से और ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से फैल सकता है। इसके प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो डेंगू के अधिकांश मामले विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में दर्ज किए जाते हैं। इसके सबसे अधिक मामले शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, अधिकतर एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका में दर्ज किए जाते हैं। आपको बता दें, सीरोटाइप वास्तव में बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्मजीवों को उनकी सतहों पर पाए जाने वाले एंटीजन या अन्य अणुओं के आधार पर समूह में बांटने का एक तरीका है। ये वैक्सीन WHO की प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली डेंगू की दूसरी वैक्सीन है। ऐसी पहली वैक्सीन CYD-TDV थी। WHO ने डेंगू के अधिक मामले वाले और संचरण की उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों में 6 से 16 वर्ष की आयु के बालकों को यह वैक्सीन देने की सिफारिश की है। चलिए अब WHO वैक्सीन प्री क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। यह प्रक्रिया 1987 में अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य वैक्सीन की खरीदारी करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वितरित वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ये वास्तव में सकारात्मक परिणाम देने वाली वैक्सीन की एक सूची है।
प्रासंगिक डेटा के मूल्यांकन, वैक्सीन सैंपल के परीक्षण और वैक्सीन विनिर्माण केंद्रों के WHO द्वारा निरीक्षण के बाद वैक्सीन को इस सूची में शामिल किया जाता है। इस सूची में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि WHO ने वैक्सीन और विनिर्माण केंद्रों को मंजूरी दे दी है। इस तरह की मंजूरी देना देशों के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों का अनन्य अधिकार है। फिर भी प्री क्वालिफिकेशन प्रक्रिया विश्व भर में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है। इस प्रक्रिया के बाद यूनिसेफ और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों को वैक्सीन खरीदने की अनुमति मिल जाती है। अन्य वेक्टर जनित रोग जिनके खिलाफ वैक्सीन इस सूची में शामिल हैं, मलेरिया, येलो फीवर, जापानी एन्सेफेलाइटिस, रेबीज आदि हैं। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है स्लोवाकिया। इसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा। आपको बता दें कि हैंडलोवर शहर में एक कैबिनेट बैठक के संपन्न होने के बाद स्लोवाक प्रधानमंत्री को कई गोलियां मारी गईं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह मध्य यूरोप का एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से लगती हैं। चलिए इसकी भौगोलिक विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं टाट्रा पर्वत तथा कार्पेथियन पर्वत है। इसका उच्चतम बिंदु गेर्लाचौस्की शिखर है। इसकी प्रमुख नदियां डैन्यूब, वाहा, ह्रॉन आदि हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी IDMC ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 जारी की है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग वे लोग हैं जिन्हें किन्हीं प्रतिकूल कारकों की वजह से अपने निवास स्थानों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि इन्हें शरणार्थी नहीं माना जाता है क्योंकि वे लोग अपने ही देश में रहते हैं। संचार मंत्रालय ने संगम डिजिटल ट्विन पहल AI संचालित अवसंरचना बदलाव की ओर छलांग के लिए चरण 1 में चयनित प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की है। भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप्स के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया। भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम यानी GWF ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इन स्पेस को यह अवार्ड लोक नीति, उद्योग विकास को सक्षम बनाने की श्रेणी में प्रदान किया गया है। GWF वैश्विक भू-स्थानिक समुदाय का एक इंटरैक्टिव मंच है। तमिलनाडु सरकार नीलगिरी की मुख्य सड़कों के दोनों ओर मिट्टी की ढलानों को मजबूत या स्थिर करने के लिए सॉइल नेलिंग तकनीक अपना रही है। वैज्ञानिकों ने जल में सीसे की मात्रा का पता लगाने और मापने के लिए एक किफायती सेंसर विकसित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 के आदेश के तहत राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के निर्देश को संशोधित किया था। इस 2022 के निर्देश में राज्यों को संरक्षित वनों के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ अधिसूचित करने का आदेश दिया गया था। कांवर झील या कंवर ताल सूखती जा रही है। इसे कबर ताल आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।